Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में हमने डेफिनेशन एंड पार्टनरशिप के फीचर्स खत्म कर दिए। अब हम लोग है ना आज एलएलपी का डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और एलएलपी से रिलेटेड जितनी थियरी है प्लस कुछ एडिशनल थियरी देखेंगे। अब देखो चैप्टर 1 में थोड़ा सा थियरी ज़्यादा है क्योंकि ये चैप्टर 1 है, बेसिकली आपको पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत नॉलेज देता है। उसके बाद आप उस नॉलेज के ऊपर क्या कर सकते हो, अपने सम्स को बिल्ड कर सकते हो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मोस्टली आज ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग क्या कर पाएंगे कि चैप्टर 1 का सारा थियरी खत्म कर पाएंगे और आज के बाद यानी कल से हम लोग है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले पाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक यानी एलएलपी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम डेफिनेशन और फीचर्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि थियरी हमको याद रहे। तो आ जाओ फटाफट एक बार यहाँ पे। अब देखो पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एग्जाम में ऐसा लिखोगे ना सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो आपके आंसर का एक अलग ही वेटेज निकल के आता है। जो चेकर है, चेकर को लगता है कि यार इसको तो सेक्शन भी याद है, इसलिए जितना हो सकता है याद रखने की कोशिश करो, कंपलसरी नहीं है। अब डेफिनेशन क्या है अपनी पार्टनरशिप की? तो पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, पार्टनरशिप कैसे डिफाइन किया गया है? एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कौन सा है? तो वो है म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। कौन सा? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। और म्यूचुअल एजेंसी के रिलेशनशिप से क्या मतलब है कि ईच पार्टनर इज ए एजेंट ऑफ अदर एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर। उसके बाद ये रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए? तो बिटवीन पर्सन्स। बिटवीन पर्सन में मिनिमम पर्सन कितने हैं? 2 और मैक्सिमम कितने हैं? 50 पर्सन्स। अच्छा, ये 50% की लिमिट कहां से आती है? तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 बोलता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 50 से ज्यादा मेंबर हैं और वो अगर कंपनी नहीं है तो वो क्या है? वो इल्लीगल है। उसके बाद हम लोग ने बोला था कि ये पर्सन्स क्या करने चाहिए? हु हैव अग्रीड। अग्रीड मतलब क्या? इनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बोथ आर इक्वली गुड, दोनों ही चलेगा। लेकिन ओरल को क्या है? प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रिटर्न प्रिफर करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न कंपलसरी होना चाहिए, ओरल भी चलेगा। अब रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं और ये डीड 2 टाइप की हो सकती है। यानी रिटर्न एग्रीमेंट को आप चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हो और चाहो तो अनरजिस्टर्ड रख सकते हो। उसके बाद अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। इनको क्या करना चाहिए? इन्हें अग्री करना चाहिए क्या करने के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर आपका बिजनेस में ऐसा लिखा है वी विल शेयर प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट्स के साथ क्या शेयर करोगे? लॉसेस भी शेयर करोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा जानबूझ के लिख दिया वहां पे कि पार्टनर ए विल नॉट टेक एनी लॉस, तो फिर उस केस में पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट लेगा, वो लॉस नहीं लेगा। बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी सारे पार्टनर चाहे तो सब मिलके बिजनेस कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक आदमी क्या कर सकता है या फिर उनमें से कुछ आदमी क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में सारे पार्टनर्स क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे बिजनेस से जो एक्टिविटी होगी उसके लिए। तो फीचर्स भी कहने से डेफिनेशन से आया है। पहला डेफिनेशन म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर एज वेल एज ए प्रिंसिपल ऑफ अदर। और कोई भी एक्ट अगर एक पार्टनर कर देता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होने चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, दोनों ही वैलिड है। बट रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड बिकॉज उसको कोर्ट में प्रूव करना इजी होता है। और रिटर्न एग्रीमेंट को आप चाहो तो रजिस्टर्ड विद आरओएफ या फिर अनरजिस्टर्ड रख सकते हो, दोनों ही इक्वली गुड है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करते हो मतलब आपको लॉसेस भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर करते हो मतलब आपको लॉसेस भी शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि पार्टनर ए विल नॉट टेक लॉसेस, पार्टनर बी विल नॉट टेक लॉसेस, देन फिर उसको आप लॉसेस नहीं दो। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगेन रिपीटेशन की चाहें तो सारे पार्टनर्स का क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं या फिर कुछ पार्टनर्स सबके बिहाफ पे बिजनेस कर सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करें एंड दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो इससे थोड़ा पहले थोड़ी कहानी समझो कि 1932 में कहने से एक लॉ आया जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये बोलता था कि आप चाहो तो पार्टनरशिप में क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। अब देखो फर्म्स के लिए पार्टनरशिप फर्म्स के लिए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, बराबर है। और कंपनीज जो थी ना, कंपनीज, उनके लिए पहले था कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन गवर्नमेंट ने इस कंपनीज एक्ट 1956 को हटा दिया है अब,
और अब इसकी जगह आ गया कंपनीज एक्ट 2013, जो कि एक नया लॉ है, मतलब पुराने जैसा ही है, कंपनीज से रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें चेंजेस बहुत सारे किए हैं। तो अब जो लग रहा है अपनी कंट्री के अंदर वो क्या चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। अब इसमें होता क्या है, देखो कि जैसे कंपनीज अपना जो भी बिजनेस करती है ना, तो लेट सपोज कि इस साल का बिजनेस किया है, तो हर कंपनी को कंपलसरी है कि उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट गवर्नमेंट के साथ फाइल करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आप सबमिट करते हो ना, गवर्नमेंट पूछती नहीं है आपसे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, बस गवर्नमेंट को आप दे दो ताकि गवर्नमेंट को भी मालूम रहे कि मेरी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो यूजुअली किस फॉर्म में होते हैं, वो यूजुअली होते हैं किसके फॉर्म में, कंपनीज के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, कंपनीज के फॉर्म में। तो उनको है ना गवर्नमेंट क्या कर पा रही थी, उन पे एक नजर रख पा रही थी, गवर्नमेंट वाज कीपिंग ए आई ऑन देम, गवर्नमेंट उन पे नजर रख पा रही थी, जो बड़े बड़े बिजनेस थे उन सब पे नजर थी गवर्नमेंट की। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया कि पार्टनरशिप्स भी बहुत बड़ी बड़ी होने लगी, यानी पार्टनरशिप्स के अंदर अब छोटे बिजनेस नहीं आ रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर छोटे बिजनेस भी हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी हैं। जैसे कि बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, वो यूजुअली पार्टनरशिप फर्म खोलने लग गए, और पार्टनरशिप फर्म खोलने का उनके एडवांटेज भी है, इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं। अब गवर्नमेंट को ऐसा कि यार हमको है ना कुछ कुछ बड़े बड़े बिजनेस का है ना डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में इन पे तो आई रख नहीं सकते, क्योंकि इन पे पार्टनरशिप फर्म पे आई रखेंगे ना तो फिर पान वाले गल्ला, जो पान वाला गल्ला चला रहा है पार्टनरशिप में, कहने से उसको भी किसके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास। तो वो आदमी बोलेगा कि मैं गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करूं कि इधर मैं मेरा पान का गल्ला चलाऊं। तो बोले कि यार पार्टनरशिप फर्म्स को तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम लोग क्या करो, तुम लोग हमको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन का डॉक्यूमेंट देख के गवर्नमेंट करेगा भी क्या, गवर्नमेंट को तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए क्या किया कि एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस लेके आए, और गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी ये पार्टनरशिप ही रहेगी, आपकी क्या रहेगी, ये पार्टनरशिप ही रहेगी, लेकिन ये एलएलपी होगी। एलएलपी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है बेसिकली, तो देखो इन दोनों के बीच का एक चीज है, ठीक है, कंपनी से छोटा है और पार्टनरशिप फर्म से बड़ा है, कंपनी से छोटा है और पार्टनरशिप फर्म से बड़ा है। तो गवर्नमेंट ने 2008 के अंदर, 2008 के अंदर एक लॉ बनाया जिसका नाम था एलएलपी एक्ट। क्या नाम था, एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और गवर्नमेंट ने बोला कि जो पार्टनरशिप जैसे चलती है ना वैसा ही सब कुछ रहेगा, एक फर्म रहेगी, लेकिन उस फर्म को है ना, जो पार्टनरशिप फर्म है ना वही रहेगी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा देगी ना, वो अगर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा देगी ना अगर, तो वो क्या बन जाएगी, वो अब एलएलपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एलएलपी बन जाएगी। और जो पार्टनरशिप फर्म, ये आरओएफ वाला रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरओएफ में तो डीड रजिस्टर होता है, पार्टनरशिप नहीं रजिस्टर होती है, तो ये आरओएफ वाला रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है सपोज, तो फिर उस पर वो क्या रहेगी, वो फर्म रहेगी, क्या रहेगी, पार्टनरशिप फर्म रहेगी, और उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो बड़े बिजनेस है ना, बिग बिजनेस जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको इनमें डाल देंगे, और जो स्मॉल है उनके लिए ये है, ताकि हम लोग इनसे ना एक्स्ट्रा डेटा मांग सकते हैं, और इनसे हमको डेटा नहीं लेंगे, हम सिर्फ एलएलपी से डेटा मांगेंगे। तो गवर्नमेंट का एक ये मोटिव था उसके पीछे, समझ में आया कि नहीं आया, ताकि गवर्नमेंट को भी मालूम रहे कि कौन कौन से बिजनेस क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना सारी चीजें कर रहे हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्री चलानी है तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एलएलपी एक्ट बनाया। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एलएलपी कुछ नहीं है एक्चुअल में, अगर अकाउंटिंग के हिसाब से देखूं तो जो अकाउंटिंग आप एलएलपी की करोगे और जो अकाउंटिंग आप पार्टनरशिप फर्म की करोगे, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बोले सर अलग अलग क्यों बना दिया, ये देखो लॉ के हिसाब से, लीगल टर्म्स में ना ये थोड़ी अलग है। क्यों, क्योंकि इसको देखो, इसमें ना कि कोई भी आदमी अगर पार्टनर बनना चाहता है ना, कोई भी आदमी पार्टनर बनना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये लेना कंपलसरी है।
इसमें पार्टनर बनने के लिए लेना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। इसमें एनुअल रिटर्न करके एक चीज आती है, क्या आती है? इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है ये, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट पूछती है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कौन कौन पार्टनर हैं, आपने लास्ट टाइम कितना लोन लिया है, आपका सेल क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीजें हमको एक पेपर में लिख के गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वो भी यहाँ पे करना कंपलसरी है। यहाँ पे करना इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, बस दैट्स इट। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ही भरना है, लेकिन उसके साथ एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है। तो ऐसे है ना, लॉ के हिसाब से ना एलएलपी में बहुत सारे चेंजेस हैं, बट अकाउंटिंग के हिसाब से एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि अगर हमने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीख ली, मतलब हमको एलएलपी की भी अकाउंटिंग आ गई है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ा थियोरेटिकल अंतर है, जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई, तो वो हम लोग एक बार थियोरी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एलएलपी का डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड एंड रजिस्टर, यानी एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो बनाई गई है और रजिस्टर की गई है। कौन से एक्ट के अंदर? एलएलपी एक्ट के अंदर, 2008 के अंदर। एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो लॉ बना था, उस लॉ में जिस पार्टनरशिप फर्म को आपने रजिस्टर करवा दिया, वो आपकी क्या बन जाएगी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, अगर लिमिटेड लायबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन हमें कहां मिलेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। और अगर एलएलपी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका हमें सोल्यूशन कहां मिलेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। तो ये हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इन दोनों के लिए लॉ कौन सा है? तो एक के लिए लॉ है आईपीए 2000, एक के लिए लॉ है आईपीए 1932 और एक के लिए लॉ है एलएलपी 2008। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाओ, वरना मत करवाओ, ऑप्शनल है। लेकिन आप एलएलपी बना ही नहीं सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन, अगर आपने एलएलपी नहीं बनाया तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, सॉरी, अगर आपको एलएलपी बनाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहेगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर है। अब यहां पे देखो, मिनिमम 2 पार्टनर है लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्यों कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है? क्योंकि देखो यहां पे ये जो सेक्शन 464 है ना, ये क्या बोलता था? एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अ कंपनी, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी नहीं है, और ए बॉडी कॉर्पोरेट, और ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेसिकली इन्होंने ना एलएलपी को भी वहां पे कवर किया, वहां पे लिखा है एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी में 50 से ज्यादा मेंबर हुए ना, तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर 50 से ज्यादा मेंबर हुए तो वो इलीगल है। दूसरी चीज, लायबिलिटी इसके अंदर अनलिमिटेड है और इसके अंदर लिमिटेड है। अब इसका मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनमें समझने की जरूरत है। देखो, लेट सपोज कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट ऐसी है, ठीक है, कि उसके पास असेट्स पड़े हैं 50 रुपए की। कितने रुपए के एसेट्स पड़े हैं? 50 रुपए की। मशीन पड़ी है लेट सपोज 50 रुपए की, एक ही मशीन है बस 50 रुपए की, और इसके ऊपर लोन है 100 रुपए का। कितने रुपए का लोन है? 100 रुपए का लोन है। तो अब ये लोन, लेट सपोज ये लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है। किसने दे रखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पार्टनरशिप फर्म के पास आता है और बोलता है कि भाई मैं तेरी मशीन बेच दूंगा मेरा पैसा रिकवर करने के लिए। मैं क्या करूंगा? तेरी मशीन बेच दूंगा पैसा रिकवर करने के लिए। हम बोलते हैं बेच दो, निकाल लो, अपना निकाल सकते हो। तो अब एसबीआई क्या करता है? ये 50 रुपए की मशीन बेच देता है, और एसबीआई को कितना रुपया मिला? लेट सपोज 50 रुपीज मिला इसको बेच के। तो कहना से जो 100 रुपए का लोन था उसमें से कितना पैसा मिल गया हमको? 50 रुपया मिल गया। कितना पैसा मिल गया हमको? 50 रुपीज मिल गया। अब यहां पे क्या होगा ना कि अगर ये 50 रुपया, बाकी तो एसबीआई का पैसा अभी बाकी है ना, तो ये 50 रुपीज निकालने के लिए एसबीआई क्या करता था? एसबीआई जो पार्टनर्स होते थे ना, उनके घर बेच देता था। क्या कर देता? उनके हाउस, उनका गाड़ी यानी उनकी कार, उनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो सब बेच के भी क्या कर सकता था? अपना ये 50 रुपीज रिकवर कर सकता था। अपना ये 50 रुपीज क्या कर सकता था? रिकवर। इसलिए हम लोग बोलते थे कि पार्टनरशिप में पार्टनर का जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। पार्टनर का लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। यानी उसका अगर फर्म में कोई भी नुकसान हुआ तो उसको अपनी पर्सनल जेब से भरना पड़ेगा। ऐसा कंपनी में नहीं होता है। यानी कल को अगर रिलायंस डूब जाता है, ठीक है, रिलायंस का सब पैसा चला जाता है और रिलायंस को अपने लोन जिनसे लिए थे उनको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है रिलायंस के पास अगर, तो भी मुकेश अंबानी का घर नहीं बिक सकता उस केस में।
क्योंकि कंपनीज के अंदर लाइबिलिटी फिक्स होती है, लिमिटेड होती है। तो मुकेश अंबानी का जो घर है, उसकी गाड़ियां हैं, वो सब नहीं बिकेंगी, सिर्फ उसकी कंपनी का सामान बिक सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। नेक्स्ट, अब यहां पे कहने से हाउस, जो हाउस है और वो सारी चीजें बिकेंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर ये नहीं बेच सकते आप, तो क्या हो जाएगा फिर? लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी उस केस में? लिमिटेड हो जाएगी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो जो एलएलपी है ना, उसके पार्टनर्स के घर बार नहीं बिक सकते अगर पार्टनरशिप फर्म का हमको क्या करना है? पैसा रिपे करना है, कोई लोन रिपे करना है तो। लेकिन यहां पे घर बार बिक सकते हैं। दूसरी चीज, सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब पार्टनरशिप जो होती है ना, पार्टनरशिप फर्म, उसका खुद में कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, लॉ के हिसाब से, यानी कानून के हिसाब से उसका खुद में कोई अस्तित्व नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेट सपोज कि कल को पार्टनरशिप फर्म ने कुछ गलत कर दिया, लेट सपोज कोई कानून तोड़ दिया, तो आप जाके पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकते, आपको उसके पार्टनर्स पे केस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप पार्टनरशिप फर्म पे केस करते हो ना, तो जज बोलता है पार्टनरशिप फर्म तो है ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, सेपरेटली उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो? आप उसमें ना केस नहीं कर सकते। लेकिन एलएलपी पे आप देखा, कई के बार ऐसा होता है कि टाटा मोटर्स पे केस हो जाता है। ठीक है, टाटा के कोई भी कंपनी पे केस हो जाता है, रिलायंस की कोई भी कंपनी पे केस हो जाता है। तो कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसके ओनर्स के अलावा उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। इसलिए आप कंपनी पे क्या कर सकते हो? कंपनी पे आप केस कर सकते हो। लेकिन यहां पे आप उन पे केस नहीं कर सकते। कहां पे? पार्टनरशिप फर्म में आप केस नहीं कर सकते। वैसे ही एलएलपी में सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसलिए आप एलएलपी में केस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो है असेट्स का ओनरशिप। यानी पार्टनरशिप फर्म चाहे कि कल को मेरे नाम पे एक जमीन खरीद लूं, तो पार्टनरशिप अपने खुद के नाम पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता। पार्टनरशिप फर्म कैनॉट बाय एन एसेट्स ऑन इट्स नेम। पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे कोई एसेट्स नहीं खरीद सकता है। एलएलपी कैन ओन एन एसेट्स ऑन इट्स ओन नेम। यानी एलएलपी चाहे तो अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद सकता है, अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है। पार्टनरशिप फर्म को खरीदना रहेगा ना, तो पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे नहीं, अपने पार्टनर्स के नाम पे खरीदता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये एक बेसिक थियरी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरी क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। उसके बाद पार्टनरशिप में हर पार्टनर को कुछ अधिकार मिलते हैं, यानी राइट्स ऑफ अ पार्टनर। हर पार्टनर के पास कुछ ना कुछ राइट है। तो पहला राइट है राइट टू शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, हर पार्टनर्स के पास अधिकार है कि जो प्रॉफिट हो रहे हैं बिजनेस में, वो दूसरे पार्टनर से शेयर करे, और लॉसेस हो रहे हैं तो भी दूसरे पार्टनर को क्या करने पड़ेंगे? शेयर करने पड़ेंगे। यानी लेट सपोज कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं। कौन? मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं, और कल को लॉस हो जाता है, तो मिस्टर बी बोलता है कि भाई देख, मेरे को लॉस नहीं शेयर करने का, मैं तो तेरा पार्टनर ही नहीं। तो वो ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर ए अगर ऐसा बोलता है, तो मिस्टर बी के पास ये राइट है कि वो अपना जो लॉस है वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करे, और अगर पार्टनर बी मना करता है तो वो उसे कोर्ट में भी ले जा सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? राइट टू डिसअलाउ एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या है कि पहले दो पार्टनर थे, पहले पार्टनर ए था एंड पार्टनर बी था। अब ये चाहते हैं कि पार्टनर सी को हम लोग क्या कर लें? पार्टनरशिप फर्म के अंदर ले लें। अब पार्टनर बी, ए बोल रहा है कि हम क्या करते हैं? सी को एज ए पार्टनर ले लेते हैं। अब पार्टनर बी इसके अंदर बोलता है, पार्टनर बी क्या बोलता है? पार्टनर बी बोलता है कि नहीं, हमको सी को नहीं लेना है। तो पार्टनर बी के पास यह अधिकार है कि वो सी को, नए पार्टनर को, फर्म में पार्टनर बनने से रोक सके। ही हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी नए पार्टनर बनाना है कि नहीं बनाना है, ये डिसअलाउ कर सकता है कोई भी पार्टनर। सब पार्टनर्स के पास राइट है। यानी अगर मैं बोलूं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए बी सी डी चार पार्टनर, कितने पार्टनर है? चार पार्टनर। अब ये ई को भी अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ए बोलता है बना लेते हैं, बी बोलता है बना लेते हैं, सी बोलता है बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन डी बोलता है नहीं बनाते हैं। तो यहां पे ई इस फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। ई इस फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि डी के पास यह अधिकार है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका आने से वो रोक सके। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। नेक्स्ट, अगला, राइट टू रिटायर। राइट टू रिटायर का मतलब क्या है? यहीं पे देखो कि ए बी सी डी तीन पार्टनर, चार पार्टनर है। अब बी को लगता है कि यार मेरे को अब ये पार्टनरशिप में नहीं रहना है, तो उसको कोई भी दूसरा पार्टनर मजबूर नहीं कर सकता कि भाई हमने स्टार्ट साथ में किया था तो बंद भी साथ में करेंगे, जब तक फर्म नहीं बंद होती तब तक तुझे पार्टनर रहना ही पड़ेगा। वो जब चाहे तब पार्टनरशिप फर्म में नोटिस देके मतलब सबको इन्फॉर्म करके कि भाई मेरे को पार्टनर नहीं रहना है,
वो पार्टनरशिप से क्या कर सकता है, निकल सकता है। ही हैज अ राइट टू रिटायर। और ये हमारे दो चैप्टर्स भी आगे जाके, एडमिशन जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, दूसरा रिटायरमेंट, ये दो एडमिशन, पार्टनर जब एडमिट होता है तो क्या अकाउंटिंग करते हैं और जब पार्टनर रिटायर होता है तो क्या अकाउंटिंग करते हैं, ये दो हमारे पास क्या है, अलग अलग चैप्टर्स है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी उसके पास ये अधिकार है कि वो जो अकाउंट्स है हमारे, उनकी बुक्स को चेक कर सके कि सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कैसे बांटा गया, तो ये सारे अकाउंट्स वो चेक कर सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता? ये अधिकार कंपनी में शेयर होल्डर के पास नहीं होता है। शेयर होल्डर को बहुत स्पेसिफिकली कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अकाउंट्स चेक कर सकता है, अदरवाइज वो अकाउंट्स चेक नहीं। अगर आज लेट सपोज मेरे पास रिलायंस का एक शेयर पड़ा है, तो मैं रिलायंस के ऑफिस जाके ये नहीं बोल सकता उधर की चलो मुझे सेल बुक दिखाओ, तुम्हारा कितना सेल किया है तुमने। रिलायंस मुझे नहीं दिखाएगा, धक्का मार के ऑफिस से बाहर निकालेगा। तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में आप ओनर को दिखा सकते हो। अगर मुझे रिलायंस का देखना है, उनका सेल्स बुक देखना है सपोज, तो पूरा एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पहले मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर मुझे परमिशन मिलेगी, फिर मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं। तो उसमें है ना आपका एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, ऐसा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस में भाग ले सके। यानी हम दो पार्टनर ने मिलकर अगर एक दुकान चालू की है, तो मेरे पास भी ये अधिकार है कि मैं उस दुकान में जाके बैठ सकता हूं और बिजनेस कर सकता हूं। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, टू कंडक्ट द बिजनेस, टू डू द बिजनेस। राइट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन, हर पार्टनर के पास ये भी अधिकार है कि उसे इंटरेस्ट मिलता रहे लोन पे। कभी कभी क्या होता है, आगे आएगा कि पार्टनर है ना फर्म को लोन देता है, तो जब पार्टनर फर्म को लोन देता है ना, तो उसको ये अधिकार है कि उसे मिनिमम 6%, मिनिमम, हाँ ये मैक्सिमम नहीं, इससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन इससे कम नहीं, मिनिमम 6% उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलना कंपलसरी है। ये उसका राइट है कि वो ले सकता है। राइट टू ओन द प्रॉपर्टी, एवरी पार्टनर इज ए जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। यानी पार्टनरशिप फर्म के पास एक क्या है, पार्टनरशिप फर्म के पास एक लैंड है। हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप फर्म के नाम में लैंड नहीं हो सकता। तो लेट से एक कंपनी है, लेट सपोज की AB एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें दो पार्टनर है A और B। अब इस फर्म को ना एक लैंड खरीदना है, क्या करना है, एक लैंड खरीदना है। तो अब ये लैंड AB एंड कंपनी यानी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे तो खरीदा नहीं जा सकता। तो ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, यानी फर्म के बिहाफ पे कौन खरीदेगा, A खरीद लेता है अपने नाम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी A की हो गई है, इसमें B का भी उतना ही राइट है जितना A का है। समझ, भले लीगली ये किसके नाम पे है, A के नाम पे, लेकिन B का भी इसमें अधिकार है, राइट है। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू ओन द प्रॉपर्टी। हर पार्टनर के ऊपर, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि उसको प्रॉपर्टी मिले। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने LLP खत्म किया, यहाँ पे हमने राइट्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म किया। अब हम डीड के साथ चालू करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो देखो जो एग्रीमेंट होता है ना कि हमारा ये टर्म्स और कंडीशन रहेंगे, हम प्रॉफिट आधा आधा शेयर करेंगे, ये पैसे देगा, मैं बिजनेस में काम करूंगा, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है। और जब इन टर्म्स एंड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और जब हम इन एग्रीमेंट को क्या कर लेते हैं, रिटर्न में ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए, डीड बन जाता है। क्या बन जाता है, डीड, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, हम पार्टनरशिप में बिजनेस कैसे करेंगे, वो सारे के सारे को आप क्या, उस एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे, पार्टनरशिप डीड बोलोगे। अब डीड के ऊपर पहले ही बहुत डिस्कशन हो चुका है, अब मैं आगे आ रहा हूं और इसमें बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ डीड, यानी डीड के अंदर क्या क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो नाम और एड्रेस होगा पार्टनरशिप फर्म का, यानी फर्म के ऑफिस का एड्रेस और फर्म का क्या नाम रखेंगे हम लोग। जैसे हमारी फर्म है तो हमने हमारी फर्म का नाम रखा है शेखावत एकेडमी ऑफ कॉमर्स, और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, तो 206 लैंडमार्क बिजनेस हब, ठीक है। तो ये नाम और एड्रेस रखना है। फिर दूसरा पार्टनर्स का नाम, भाई शैलेंद्र सिंह, और कहाँ रहता है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, भाई हमारा बिजनेस किस टाइप का है, तो भाई हमारा बिजनेस कोचिंग क्लास का है, तो ऐसे सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। भाई कौन पार्टनर कितना लेके आएगा, तो हर पार्टनर 2 लाख रुपया लेके आ रहा है, तो कैपिटल कितना लाएगा वो, हर पार्टनर। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो भाई दोनों आधा आधा, यानी 50-50 पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा।
अब ये आगे जब आएगा ना, टॉपिक्स आएंगे, यही तो हमको क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर सॉल्व करने, तो जब आएंगे तब मैं समझाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ लिखा है तो मिलेगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, यानी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है कि अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ठीक है, कोई पार्टनर काम कर रहा है तो वो बोलता है मेरे को सैलरी भी चाहिए, ठीक है, तो वो कितना होगा, क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन, यानी कोई नया पार्टनर को आपको अंदर लेना है तो क्या क्या रूल्स आप फॉलो करोगे, वो सारी चीजें लिखनी है। रिलेटेड रिटायरमेंट रिलेटेड रूल्स, यानी किसी पार्टनर को फर्म से बाहर जाना है तो क्या आप रूल फॉलो करोगे, कितना टाइम तक ये पार्टनरशिप रहेगा, ड्यूरेशन। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको जो मन में कंडीशन है ना वो कंडीशन आप कहाँ रख सकते हो, पार्टनरशिप डीड के अंदर डाल सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। तो इसी के साथ हमारा जो मेजोरिटी ऑफ थियरी है वो खत्म हो गया। ये आगे का जो थियरी आप देख रहे हो, इतना थोड़ा सा थियरी, 2 पेज का थियरी हो रहा है, ये हम जब थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे ना उसके बाद इस पे वापस आएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे।